स्वागत है आप सभी का। मैं हिम्मत वैष्णव और पॉलिटी की सीरीज में आज अपन राज्यपाल के पद को डिस्कस करेंगे। अपन ने इससे पहले क्लास में अपन ने राष्ट्रपति के पद को डिस्कस करा था। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका होती है उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल की भूमिका होती है। अपन ने देखा था कि राष्ट्रपति केंद्र में एक संवैधानिक प्रमुख होते हैं या कार्यकारी प्रमुख होते हैं, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल संवैधानिक या कार्यकारी प्रमुख होंगे। संवैधानिक या कार्यकारी प्रमुख होंगे। राष्ट्रपति वहां पे अपन ने केंद्र में देखे थे कि राष्ट्रपति के पास पावर नहीं होती है। जो पावर होती है केंद्र का जो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के पास होती है, उसी प्रकार राज्य में भी जो राज्यपाल के पास पावर नहीं होती है। पावर किसके पास होती है? जो राज्य का मंत्रिमंडल है, ठीक है, जो राज्य का मंत्रिमंडल और इनका हेड सीएम अर्थात मुख्यमंत्री के पास होती है। जो वास्तविक सत्ता किसके पास होती है? राज्य का मंत्रिमंडल और सीएम जो मुख्यमंत्री है उनके पास होती है। अब देखो, जो राज्य की कार्यपालिका है उसका उल्लेख संविधान के भाग 6 में है, ठीक है। संविधान के भाग 6 में अगर अपन आर्टिकल की बात करें तो 153 से 167 के बीच जो राज्य की कार्यपालिका है उसके संदर्भ में उल्लेख है। अब मैं नियुक्ति की बात करूं, देखो राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच एक डिफरेंस है कि जहां राष्ट्रपति को अपन अप्रत्यक्ष निर्वाचित कर रहे थे, मतलब ये इलेक्टेड थे, इनडायरेक्ट इलेक्टेड थे, लेकिन ये राज्यपाल है जो इलेक्टेड नहीं है, नियुक्त होते हैं। इनको नियुक्त कौन करेगा? तो राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है इनको, अर्थात राष्ट्रपति खुद नियुक्त नहीं कर रहा है, राष्ट्रपति को इसकी नियुक्ति के लिए कोई सलाह दे रहा है। कौन सलाह देगा? तो पावर किसके हाथ में? केंद्र की, मंत्री और प्रधानमंत्री के पास। तो जो प्रधानमंत्री और मंत्री जिस व्यक्ति को बोलेंगे उस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, ठीक है। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो उसकी अर्हता क्या क्या होनी चाहिए? तो देखो, सबसे पहले तो वो व्यक्ति नागरिक होना चाहिए। अब ये नागरिक बाय बॉर्न नहीं है, मतलब जन्म से नागरिक होना अनिवार्य नहीं है। जैसे अमेरिका में है कि अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति वहीं का जन्मा हुआ है और उसको नागरिकता प्राप्त है तभी वो व्यक्ति राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कोई बाहर का व्यक्ति भी आकर भारत की नागरिकता ले लेता है, उसके पश्चात वो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल बनने के लिए अर्हता प्राप्त कर लेता है, ठीक है। पहली अर्हता क्या है? कि नागरिक होना चाहिए। दूसरा कि उसकी एज है जो 35 से अबव होनी चाहिए। 35 से ज़्यादा अगर उसकी एज है 35 या 35 से ज़्यादा तो वो राज्यपाल बनने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। फिर अगर इसकी शर्त की बात करूं, देखो एक शर्त है कि भाई जो राज्यपाल होगा वो किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, अर्थात संसद या विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति राज्यपाल चुन लिया जाता है तो उसको उसी दिनांक से उस सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ेगी, अर्थात सदन की सदस्यता को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, राज्यपाल के लिए दो परंपराएं भी है कि जो व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होगा वो उस राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। तो क्या परंपरा है? पहली कि वो व्यक्ति राज्य के बाहर का होना चाहिए, बाहर का होना चाहिए। दूसरी ये कि जो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा ना तो उस संदर्भ में जो सलाह करेगा किससे? उस राज्य के मुख्यमंत्री से। लेकिन इस परंपरा का दबा के अवहेलना होती है, इस परंपरा को प्रॉपर पालन नहीं हो पाता है, ठीक है। अब देखो, राज्यपाल नियुक्त होने के पश्चात उसकी पदावधि कितनी है? वैसे तो अपन देखें तो जनरली अपने भारत के जो सारे पद हैं उसमें 5 साल की पदावधि होती है, ठीक है। तो राज्यपाल की पदावधि भी 5 साल है, ठीक है। लेकिन जब तक नया राज्यपाल नियुक्त नहीं होता है, जब तक नया राज्यपाल नियुक्त नहीं होगा तब तक ये अपने पद पर बैठा रहेगा। और उससे बीच में भी, मतलब 5 साल होने से पहले भी ये अपना त्याग पत्र दे सकता है,
त्याग पत्र किसको देता है ये, तो याद रखना कि भाई जिसने नियुक्त करा है इसी को ये त्याग पत्र देगा, अर्थात राष्ट्रपति को ये अपना त्याग पत्र देता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होता है, अर्थात राष्ट्रपति ने इसको नियुक्त करा तो राष्ट्रपति इसको किसी भी समय हटा सकता है। मैंने बताया था ना कि राष्ट्रपति खुद नियुक्त नहीं करता है, वो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री जो कहता है वही मानता है राष्ट्रपति, तो नियुक्ति भी उसके थ्रू ही करेगा, तो हटाने के लिए भी कौन कहेगा, राष्ट्रपति कहेगा, लेकिन किसके बिहाफ पर, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल जैसा उसको निर्देश देंगे हटाने के लिए तो उसको हटाएंगे। अर्थात ये राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। ठीक है, और ये त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। अब देखो, जब अपना संविधान बना था तब अपने संविधान में यही लिखा गया था कि एक व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल बन सकता है, लेकिन संविधान का जो 7वां संविधान संशोधन था 1956 में जो हुआ, उसमें ये कहा गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, अब देखो इसकी शपथ की बात करूं तो इसको शपथ जो है अपने जो हाई कोर्ट होता है राज्य का, उसके चीफ जस्टिस दिलाएंगे, और इन चीफ जस्टिस की अनुपस्थिति में कोई भी सीनियर मोस्ट जज होगा हाई कोर्ट का कोई सीनियर जज दिला देगा। ठीक है, इसकी अनुपस्थिति में अगर चीफ जस्टिस उपस्थित नहीं होगा तो कोई सीनियर जज दिला सकता है। अब देखो, मैं राज्यपाल के कार्यों की बात करूं या शक्तियों की बात करूं तो राज्यपाल के पास 4 तरह की शक्तियां या कार्य होते हैं। उसमें सबसे पहले कार्यकारी शक्तियां होती है, विधायी शक्तियां होती है, वित्तीय शक्तियां होती है और न्यायिक शक्तियां होती है। इन शक्तियों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन देखो यहाँ पर राष्ट्रपति के पास 7 तरह की शक्तियां होती है, उसमें से ये 4 तो यही है। ठीक है, अब 3 शक्तियां जो राष्ट्रपति के पास होती है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती है। कौन कौन सी, कूटनीतिक हो गई, एक तो सैन्य हो गई, ठीक है, और आपातकालीन शक्तियां, ये कहीं ना कहीं राज्यपाल के पास नहीं होती है जबकि राष्ट्रपति के पास ये होती है। अब इन शक्तियों को अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कार्यकारी शक्तियों को। सबसे पहले तो यही है कि जो मुख्यमंत्री और उसके मंत्री जो सारे राज्य में कार्य करते हैं वो कहीं ना कहीं राज्यपाल के नाम पर करते हैं। ठीक है, जो सारे औपचारिक कार्य होंगे वो इसी के नाम पर होंगे, अर्थात राज्यपाल के नाम पर करेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री और सारे मंत्री, और जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, मंत्रियों की नियुक्ति होती है, वो भी कहीं ना कहीं राज्यपाल ही करता है। ठीक है, और ये जो मुख्यमंत्री है, मंत्री है, इसी के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। अर्थात मुख्यमंत्री के पास जब भी विधानसभा के अंदर बहुमत नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब ये जो राज्यपाल है इस मुख्यमंत्री को हटा सकता है, या फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर किसी मंत्री को भी हटा सकता है। ठीक है, अब मंत्रियों के मंत्रालय का आवंटन भी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। जैसे कुछ स्टेट है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, एमपी है, झारखंड है, ये क्या है ना, जनजातीय स्टेट है, अर्थात यहाँ पे जनजातीय ट्राइब्स बहुत ज़्यादा है, तो इन स्टेट में जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति भी करता है राज्यपाल। अब देखो, ये महाधिवक्ता है जो राज्य का एक कार्यकारी पद है, अर्थात कार्यपालिका का एक अंग है महाधिवक्ता। उस महाधिवक्ता की नियुक्ति करने का काम हो तो वो राज्यपाल करता है, और ये महाधिवक्ता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपना जो पद ग्रहण करता है, अर्थात राज्यपाल कभी भी इसको हटा सकता है। मैं राज्य के निर्वाचन आयुक्त की बात करूं तो राज्य का निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है, सेवा शर्तें होती है, वो भी निश्चित कौन करता है, कहीं ना कहीं राज्यपाल करता है। ठीक है, लेकिन इसको हटाएंगे कैसे, अगर राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो वो वैसे ही हटेगा जैसे हाई कोर्ट का जो जज हटते हैं, उसी प्रकार राज्य के निर्वाचन आयुक्त की जो है उसकी पदच्युति होगी। ठीक है, अब पीसीएस है, अर्थात राज्य का जो लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष है, उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। ठीक है, अगर इनको हटाना है तो हटाने का कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, जो राज्य का पीसीएस है अर्थात लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष और सदस्यों को हटाएगा कौन, राष्ट्रपति, और उनको नियुक्त कौन करेगा, राज्यपाल। ठीक है, जो प्रशासनिक और विधायी प्रस्ताव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है राज्यपाल सीएम से। अगर कोई सीएम को प्रशासनिक और विधायी प्रस्ताव के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है राज्यपाल तो सीएम को देनी पड़ती है। ठीक है, अब देखो, संवैधानिक जो आपातकाल की सिफारिश करता है राज्यपाल, अर्थात किसी भी स्टेट में जो संविधान के आदर्शों का उल्लंघन हो रहा होता है, अर्थात संविधान की पालना नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में
राष्ट्रपति से ये राज्यपाल अपील कर सकता है, राष्ट्रपति शासन के लिए या फिर संवैधानिक आपातकाल के लिए। ठीक है, जितने भी स्टेट के अंदर विश्वविद्यालय होते हैं उन विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है राज्यपाल। ठीक है, और उन विश्वविद्यालय में जो कुलपति होता है उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, तो ये है कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल की। तो अब अपन अगर राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में बात करें तो जो राज्यपाल होते हैं वो विधानमंडल के अभिन्न अंग होते हैं। विधानमंडल के अभिन्न अंग का मतलब क्या हुआ कि जो विधानमंडल के जो सत्र का आहूत करना है, सत्र अवसान करना है, सत्र का स्थगन करना है, उस संदर्भ में कहीं ना कहीं राज्यपाल इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सलाह देता है। ठीक है, और रही बात विधानसभा के विघटन की तो उस संदर्भ में भी राज्यपाल है जो विधानसभा के अध्यक्ष को सलाह देता है कि भाई विधानसभा को भंग कर दे। तो इस स्थिति में राज्य का जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो विधानसभा को भंग करता है। ठीक है, अब देखो प्रत्येक चुनाव के पश्चात जो पहला सत्र होता है उसका संबोधन, ठीक है, वो राज्यपाल करता है, या फिर प्रतिवर्ष पहला सत्र होता है। ठीक है, इन दोनों ही सत्रों को कौन संबोधित करता है? राज्यपाल संबोधित करता है। ठीक है, अब देखो राज्य की जो विधानसभा होती है उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पद रिक्त होता है, तो ऐसी स्थिति में वो जो बैठक होती है वो हो नहीं पाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राज्यपाल होता है तो उस बैठक को जारी रखने के लिए अध्यक्ष के पद पर किसी भी सदस्य को विधानसभा से उस अध्यक्ष के पद पर बैठाता है। ठीक है, विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को नामित करता है। तो ये जो राज्यपाल होता है ऐसे व्यक्तियों को नामित करता है जो कहीं ना कहीं इलेक्शन लड़ने के इच्छुक नहीं है और वो कला के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपने अव्वल कार्य के लिए फेमस है। ठीक है, ऐसे लोगों को जो है विधान परिषद में नामित करता है। 1/6 सदस्य टोटल जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उसके 1/6 सदस्यों को कौन नामित करता है? राज्यपाल नामित करता है। ठीक है, अब देखो विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता पर कोई अगर प्रश्न उठ जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है और राज्यपाल इस संबंध में जो है इलेक्शन जो कमीशन होता है, ठीक है, उससे विचार विमर्श करता है और अपने निर्णय तक पहुंचता है। ठीक है, अब देखो विधानमंडल से कोई पारित विधेयक होता है। ठीक है, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इन दोनों से पारित होने के बाद क्या होता है? विधेयक राज्यपाल के पास आता है। ठीक है, अब राज्यपाल के पास यहाँ पर 4 शक्तियां आ जाती है। सबसे पहला कि उस विधेयक को पास कर दे तो वो अधिनियम बन जाता है। दूसरा कि उसको खत्म कर दे, उस पे मतलब उसको अस्वीकार कर दे। ठीक है, तीसरा कि ये इसको रिटर्न कर दे वापस। ठीक है, वापस क्या कि विधानमंडल के पास उसको रिव्यू के लिए भेज दे। लेकिन इस स्थिति में विधानमंडल इसका मतलब रिव्यू करता है और संशोधन या बिना संशोधन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। संशोधन करे या बिना संशोधन करे, दोनों स्थिति में अगर विधानमंडल राज्यपाल के पास उस विधेयक को वापस भेजता है तो राज्यपाल को उसको स्वीकार करना होगा और कोई चारा नहीं है राज्यपाल के पास। ठीक है, अब देखो चौथी स्थिति वो है कि राज्यपाल के पास कोई विधेयक आया, राज्यपाल को लगता है कि इस विधेयक में कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की स्थिति को, संविधान के आदर्शों को, नीति निर्देशक तत्वों को जो है कहीं ना कहीं अवहेलना हुई है, उसको कम करने की कोशिश की गई है, उसकी शक्तियों को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करता है कि उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर देता है। जैसे ही उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित करा तो राज्यपाल का उस विधेयक के संदर्भ में सारी शक्तियां समाप्त हो जाती है। अब राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां होती है उस विधेयक के संदर्भ में जो राज्य से आरक्षित हुआ राज्यपाल के थ्रू राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उसको एक्सेप्ट कर सकता है, राष्ट्रपति उसको अस्वीकार कर सकता है, या फिर राष्ट्रपति उसको वापस भेज सकता है रिव्यू के लिए विधानमंडल के पास। अब विधानमंडल के पास रिव्यू के लिए भेजा, विधानमंडल ने उस संशोधन को एक्सेप्ट कर लिया या फिर उस जो राष्ट्रपति चाहते थे वैसा चेंजेस कर दिया तो ठीक है। अगर चेंजेस किए बिना
राष्ट्रपति के पास अगर वापस भेजा जाता है, विधानमंडल से कोई भी विधेयक वापस भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उसको स्वीकार करने के लिए कदापि बाधित नहीं होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति उसको स्वीकार वापस कर सकते हैं या फिर उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अध्यादेश के संदर्भ में राज्यपाल की शक्ति कि भाई जब भी कोई विधानमंडल का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं हो तब अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल। ठीक है, अब देखो जो राज्यपाल होता है उसके पास वित्त आयोग से जो पीसीएस है, लोक सेवा आयोग है, केग है, ठीक है, इन सब की रिपोर्ट आती है राज्यपाल के पास और राज्यपाल उस रिपोर्ट को विधानसभा के अंदर रखता है। ये सारे हैं जो राज्यपाल के विधायी कार्य हैं। देखो अब अपन राज्यपाल के वित्तीय शक्तियों के बारे में बात करें तो राज्यपाल क्या करता है कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है अर्थात बजट होता है उसको विधानमंडल में रखता है। ठीक है, फिर वो धन विधेयक के संबंध में अगर कोई धन विधेयक लाया जाता है तो उसकी पूर्व सहमति आवश्यक होती है कि राज्यपाल से पहले अपन सहमति लेते हैं, फिर किसी विधेयक को धन विधेयक के तौर पर अपन रखते हैं। ठीक है, उसकी बिना सहमति के अर्थात राज्यपाल की सहमति नहीं होगी तो अपन किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं कर सकते। ठीक है, और किसी भी अप्रत्याशित व्यय, कोई अप्रत्याशित व्यय है जैसे, ठीक है, जिसकी अपन ने कोई अपेक्षा नहीं करी थी, ठीक है, फिर भी ऐसा कोई व्यय आ जाता है तो उस व्यय के लिए राज्यपाल है जो आकस्मिक निधि से फंड ले सकता है। ठीक है, फिर राज्यपाल है जो समय समय पर वित्त आयोग के गठन की जो है अनुशंसा करता है, वित्त आयोग के गठन को करता है। ठीक है, फिर अगर अपन न्यायिक शक्तियों की बात करें राज्यपाल के तो न्यायिक शक्तियों में वो क्या, जब राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, जब उस राज्यपाल से परामर्श किया जाता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय जो राष्ट्रपति होते हैं राज्यपाल से परामर्श करते हैं, हाई कोर्ट के साथ विचार विमर्श करके वो जिला न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण, प्रोन्नति इन संदर्भ में निर्णय लेता है राज्यपाल। ठीक है, अब देखो जो राज्य न्यायिक आयोग होता है, राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े हुए जितने भी पद होते हैं उन पदों पर नियुक्ति है वो भी राज्यपाल करता है। यहाँ पे राज्यपाल के पास समाधान की भी शक्ति होती है। देखो समाधान की शक्ति जो होती है वो राज्य के कानूनों के संदर्भ में होती है राज्यपाल के पास। ठीक है, ये राष्ट्रपति के समाधान की शक्तियों से थोड़ी अलग है, अलग कहे तो थोड़ी कम है राज्यपाल के पास। जैसे राष्ट्रपति के पास पूर्णतः जो समाधान की शक्ति होती है अर्थात मृत्युदंड को माफ़ करने की भी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन इस प्रकार की मृत्युदंड को माफ़ करने की शक्ति है जो राज्यपाल के पास नहीं होती है। और राज्यपाल के पास सैन्य न्यायालय के निर्णय को प्रभावित करने की भी शक्ति नहीं होती है, जबकि राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के दंड को भी माफ़ कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ऐसे करके राज्यपाल के पास लघुकरण की शक्ति होती है। पहली तो लघुकरण का तात्पर्य यह है कि किसी भी दंड के स्वरूप को चेंज करना, अर्थात किसी को फांसी की सज़ा दे रखी है तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, जेल में कन्वर्ट कर सकता है, तो राज्यपाल कर सकता है ये सब। परिहार अर्थात दंड को थोड़ा कम करना, अर्थात 7-8 साल की जेल है तो उसको क्या कर सकता है, 3-4 साल की जेल में कन्वर्ट कर सकता है राज्यपाल। फिर राज्यपाल प्रविलंबन कर सकता है, अर्थात कोई जैसे अपाइज है, कोई प्रेग्नेंट है, ऐसी अवस्था में उसके दंड को थोड़ा कम करना प्रविलंबन कहलाता है, तो राज्यपाल ये कर सकता है। फिर विराम अर्थात उसकी सज़ा को, किसी व्यक्ति की सज़ा को स्थगन कर देना, मतलब थोड़े समय बाद उसको दंड दिया जाना, तो इसको विराम कहते हैं। थोड़े समय के लिए उस पर विराम लगा दिया जाता है उसकी सज़ा पर। ठीक है, तो ये सब शक्तियाँ राज्यपाल के पास होती है।